बच्चों, आओ हिंदी सीखेंगे। इस वीडियो में यानी कि दूसरे वीडियो में मैं कुछ नियम आपको और बताऊंगी जिनसे आपको हिंदी लिखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताऊंगी कि अभी तक हमने सीखा था कि किस वर्ण में कौन सी मात्रा लगकर उसकी ध्वनि क्या हो जाती है। जैसे हम क में अ लगाएं तो क हो जाता है, फिर आ लगाएं तो का हो जाता है, फिर छोटी ई लगाएं तो की हो जाता है, बड़ी ई लगाएं तो की, ठीक है। फिर छोटा ऊ लगाएं तो कु, बड़ा ऊ लगाएं तो कु, फिर री लगाएं तो क्री। इस तरह से ए लगाएं तो के, आए लगाएं तो कै, फिर ओ लगाएं तो को, औ लगाएं तो कौ, फिर अंग लगाएं तो कंग, और ये कह, अह लगाएं। तो इसे बच्चों पहले 12 खड़ी भी कहा जाता था और इसे याद करवाया जाता था बचपन में, ताकि हिंदी भाषाओं का पूरा ज्ञान रहे और हमेशा के लिए हम हिंदी सही लिख सकें। इसके अतिरिक्त, इन मात्राओं के अतिरिक्त बच्चों को जो दिक्कतें होती हैं वो आधे शब्द को वो कैसे लिखें, ये दिक्कत होती है बच्चों। तो हिंदी मैंने आपको बताया था ध्वनि पर आधारित भाषा है, तो जब भी आप किसी शब्द को बोलें उसे सुने, और हम आधे शब्द को लिखने के लिए क्या ध्यान रखना है ये देखिएगा। अगर मैं बोल रही हूँ सस्ता, तो आप देखेंगे कि इस स को मैंने बोलने में कम समय दिया है, तो इसलिए हमने इसके जो ये पूरा था इसको क्या कर दिया है, काट दिया है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं लिख सकते। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो इसे हम बोलेंगे स स ता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चे। तो सारे जैसे हम लिखते हैं मुगध, हमें लिखना था मुग्ध, हमने क्या लिख दिया, मुगध, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम इसे या तो ऐसे आधा करेंगे या हम कैसे आधा लिखेंगे, मुग्ध। तो आधे वर्ण को लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी ध्वनि कम आती है, तो इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। और जैसे क को आधा लिखना हो तो इसकी ये पाई जो होती है पूरी आगे से, इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो इसको क्या बना दिया जाता है, आधा बना दिया जाता है। हर वर्ण की आधे में भी लिखने की तरीके क्या हैं, अलग अलग है। तो अब आपने आधा वर्ण लिखना भी सीख लिया। अब बच्चों दूसरा नियम है हमारा कि हम अपने र में हम ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। र में पहली बात तो ऊ की मात्रा र के पैरों में कभी नहीं लगती है। कहाँ लगती है बच्चों, उसके पेट, ठीक है। और कैसे लगती है देखिएगा, ये हमने र लिखा, तो हम छोटे ऊ की मात्रा जब लगाते हैं तो उसको थोड़ा अंदर की तरफ घुमा देते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और जब बड़ा लिखते हैं तो हम उसको कैसे कर देते हैं, सीधे लगाते हैं। तो ये चीजें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं। तो इसको हम, जैसे हमें रुपया लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर हमें बड़ा ऊ लगाना हो तो हम कैसे लिखेंगे, रूप, ठीक है। अगर हमें रुक लिखना हो तो आप साउंड देखेगा, रुक। हम ऊ को क्या बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, तो क्या होगा, छोटा ऊ। फिर मैंने बोला रूप, तो हमने क्या बोला, बड़ा ऊ बोला, ठीक है। रूह क्या बोला, बड़ा ऊ बोला। रूस क्या बोला, बड़ा ऊ बोला, ठीक है। तो ये हमारे बड़े ऊ को लिखने का तरीका है और ये छोटे ऊ को लिखने का तरीका है। और इसी तरह से बच्चों एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम र को आधा कैसे करेंगे। तो
र को आधा करने का एक तरीका तो ये है, लेकिन र को जब हम कहीं लिखते हैं तो हम उसको देखिए कैसे लिखते हैं, क्रम, कर्म और क्रम, ये दोनों र हैं, तो इनका अंतर आपको कैसे आएगा। जैसे हमें लिखना हो सर, ठीक है, धर्म, ये है, ठीक है। अब हमें लिखना हो प्रण, तो इन दोनों र में क्या अंतर है ये आप सीखिएगा। कर्म, जिस व्यंजन के ऊपर र लगा रहता है वो उससे पहले ध्वनि करता है बच्चों। जैसे हमने बोला कर्म, तो हमने म से पहले र बोला तो र कहाँ चढ़ जाता है, उसके सर में चढ़ जाता है, क्योंकि वो उससे पहले आया है। लेकिन देखिए क्रम, अगर व्यंजन के बाद र की ध्वनि आती है, हमने पहले क बोल लिया फिर र मिलाया, और र की ध्वनि को हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा कम बोल रहे हैं। अगर हम इसी को बोलेंगे कर्म को, अगर हम र पूरा बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, करम। अब अगर हमने र को आधा करना है तो हम इसके कहाँ चढ़ा देंगे, सर में चढ़ा देंगे। और अगर हमें व्यंजन के बाद र को बोलना है तो वो कहाँ जाएगा, उसके पैरों में आ जाएगा, प्रण। प्रण, हमने पहले प बोला फिर उसमें क्या लगाया, र लगाया, ठीक है। और एक और नियम है र का कि जब वो इस तरह के गोल घूमे हुए वर्णों के साथ लगता है तो वो कैसा हो जाता है, ऐसा, इस तरह से लगता है हमेशा, क्योंकि हमें वो ऐसे नहीं लग सकता, ठीक है। तो ऐसे या ऐसे नहीं लग सकता, तो वो हमेशा ऐसे लगता है। आपने देखा होगा ट्रक, ड्रम, ये सब आधे र हैं जो ऐसे वर्णों के साथ लगे हुए हैं, जो नीचे से क्या है, घूमे हुए हैं। तो ऐसे देखिए, प्रकार, ये भी र है, शर्म, ये भी र है, और ट्रम, ये भी र है। तो ये अलग अलग तरीके से सारे आधे र लगे हुए हैं, इनमें ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब अगला हमारा है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला वर्ड है वो है कि और की। की कहां पर लगता है और की कहां पर लगता है, इसका तो बच्चों को बिल्कुल अंदाज नहीं आता बच्चों। तो आज सीख लीजिए आप कि कोई भी अगर हमारा वर्ब होता है, क्रिया शब्द होता है, जैसे जा रहा था, कि पूरा लिख देती हूं मैं वाक्य, गिर गया, ठीक है। अब आपने देखा बच्चों ये की कैसी मात्रा वाली है, छोटी ई वाली है, ये किसके बाद लगी है, क्रिया के पश्चात। तो आज आप याद कर लीजिए कि क्रिया शब्दों के पश्चात लगने वाली जो की होती है वो हमेशा छोटी मात्रा वाली होती है, छोटी ई की मात्रा वाली होती है। लेकिन यहीं पर मेरी माता जी की साड़ी है, यह मेरी माताजी की साड़ी है। अब माताजी संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात लगने वाली जो की होती है वो हमेशा कैसी होती है, बड़ी मात्रा वाली होती है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। क्या होता है, क्रिया शब्द के पश्चात आने वाला की छोटी ई की मात्रा वाला होता है, और संज्ञा और सर्वनाम, जैसे हम कहें उसकी जेब खाली है, उसकी क्या है बच्चों, सर्वनाम, उसकी, तो ये की क्या है, बड़ा है, ठीक है। और क्योंकि, क्योंकि हमेशा कैसा होता है, छोटी की वाला होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया के पश्चात छोटी ई वाला क्रिया आता है, संज्ञा और सर्वनाम के पश्चात बड़ी ई वाला क्रिया आता है, और क्योंकि में हमेशा क्या आता है, छोटा की आता है।
एक और नियम रह गया है जो आपको हिंदी सीखने के लिए आना चाहिए, वो है अनुस्वार, आपको पहले भी बताया गया है, और अनुनासिक। अनुस्वार, अनुनासिक, आगत और नुक्ता। ठीक है बच्चों, तो ये 4 चीजें भी आपको सीखनी है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार आपने समझा था, जिनमें अंग की मात्रा लगती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंस, अंगूर। ठीक है, तो हम अनुस्वार में हमेशा जिस वर्ण के ऊपर वो लगा रहता है उसको कहाँ से ध्वनि करते हैं? नाक से। अंगूर, अंग कहाँ चला जाता है? नाक में। कंस, क कहाँ चले गया? नाक में। तो ये अनुस्वार हो गया। अनुनासिक होता है बच्चों चांद, फान, ठीक है, और माँ। इसमें अंतर क्या है देखिएगा। माँ, इसमें हम मुंह और नाक दोनों से ध्वनि करते हैं। नाक में थोड़ा सा ध्वनि जाती है और मुंह पूरा खुलता है, तो इन्हें कहा जाता है अनुनासिक। नाक के पीछे थोड़ा सा जाना। नासिका माने क्या होता है? नाक। देखिए, चांद, मुंह खोला हमने पूरा, मुंह से ध्वनि भी आई और कहाँ भी गए? नाक में गए। अनुस्वार में हम केवल नाक में जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अनुनासिक होते हैं, जिन्हें हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, यानी कि आधा चंद्रमा और उसके ऊपर क्या बनाई? बिंदी बनाई। तो ये अब इन्हें लिखने का, अनुनासिक को लिखने का कहीं कहीं दूसरा तरीका भी होता है बच्चों, जो ये हैं, मैं, ये आपको पता है अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है, लेकिन यहाँ इन मात्राओं की वजह से चंद्र बिंदु के लिए जगह नहीं है, तो क्या बना दिया जाता है? बिंदी बना दी जाती है। ये ऑप्शन होता है बच्चों। ठीक है, ये सब अनुनासिक है। मैं, ठीक है, हैं, ये सब। और दूसरा यहाँ पर एक चीज मैं और बताऊंगी कि हम एक वचन में हैं, एक वचन में क्या प्रयोग करते हैं? है। हमेशा उसमें बिंदी नहीं होती है, लेकिन अगर बहुवचन हो जाता है तो क्या हो जाता है? अनुनासिक लग जाता है, वो क्या हो जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक वचन में जैसे लड़का जा रहा है, तो हम न तो अनुनासिक का उच्चारण करते हैं न उसे लगाते हैं, लेकिन लड़के जा रहे हैं तब हम अनुनासिक का उच्चारण भी करते हैं और उसे बिंदी के रूप में लगाते हैं। अब आपने सीखा कि अगर हमारी नाक में ध्वनि जा रही है किसी भी शब्द को बोलने में, वर्ण को बोलने में, तो उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ लगाना है। तो ये दोनों का अंतर है। अब आगत, आगत क्या होते हैं बच्चों? जैसे अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, डॉक्टर, कॉलेज, जिनमें आ और ओ की ध्वनि एक साथ आती है, तो उनमें ये चंद्रबिंदु नहीं लगाया जाता है, केवल क्या बनाया जाता है? चंद्रमा। तो इसे आगत ध्वनि कहा जाता है। यानी कि कहा, जब हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी में सीधे कर देते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है आगत। उसके बाद होता है नुक्ता। उर्दू के शब्दों में जैसे हम बोलेंगे जिंदगी, जिंदा दिल, तो उसमें हम ज कहने में हम क्या लगा देते हैं? नुक्ता लगा देते हैं, और उसका जो उच्चारण होता है वो भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि संक्षेप में हिंदी का कोई लिमिट तो है ही नहीं बच्चों, किसी भाषा को बताने की, वो कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन आज आपने शॉर्ट में ही मैं कह सकती हूँ कि जाना कि हम मात्राओं का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और हम अपनी हिंदी को शुद्ध कैसे कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से लिखना, सरलता से लिखना कैसे सीख सकते हैं। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, छोटी की में, बड़ी की में, क्यों की में, छोटे ऊ की मात्रा में, तो आप एक बार इस वीडियो को खोल के जरूर देखिएगा, सुन लीजिएगा केवल, तो आपको
थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे अभ्यास से आप हिंदी लिखने में पारंगत हो जाएंगे। तो बच्चों, आज की ये कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ गया।